मनोज यादव भाई, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई बिहार और आंध्र को दिया हो तो ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों को नहीं दिया, ये आपकी पार्टी और इंडी गठबंधन के तमाम पार्टियों के लोग, जब ये सरकार बनी थी तो आप ही लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तो सिर्फ झुनझुना थमा दिया गया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं गया। अब आज जब बिहार और आंध्र प्रदेश को के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दे दिया गया। देखिए रंजीत जी, बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया आपने, और आपने अपने रिपोर्ट में जो बातें बताई बिहार को लेकर, उस पे मैं बड़ी सिंपल सी आपत्ति की, और वो आप भी बेहतर समझ जाएंगे। देखिए, जब आपके अगल बगल के राज्यों में एक्सप्रेसवे बन गए हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए उस स्टेट की भी जिम्मेदारी है, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है कोई, जैसे वहां भाजपा की सरकार और वहां भाजपा की सरकार, तो उसकी मजबूरी बन जाती है सड़क का निर्माण कर। उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे का जो शुरुआत हो मायावती जी ने शुरू की, दिल्ली से आगरा तक, आगरा से समाजवादी पार्टी ने लखनऊ तक, लखनऊ से फिर समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर तक का एक खाका खींचा। गाजीपुर के बाद उत्तर प्रदेश तो बचता नहीं, उधर तो फिर बिहार शुरू हो जाता है। तो वहां से भी एक्सप्रेसवे चाहिए, आगे के लिए जाने के लिए रास्ता एक चाहिए, तो वो बनाया, वो उसका बजट दिया। लेकिन मैं रंजीत जी ये जानना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को क्या मिला? और अभी आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि वो कुछ मतलब औद्योगिक लोगों के लिए वो सड़कें बनाई जाएंगी, कमर्शियल रोड, जिसपे तमाम तरीके के व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होंगे वो अपना वहां से माल ढोएंगे। आम जनता को क्या मिलेगा? 700 रुपए कुछ किलोमीटर चलने का उनका टैक्स। अगर ऐसे ही कॉरिडोर बनाने हैं, ऐसे ही एक्सप्रेसवे बनाने हैं, तो उसका तो मुझे नहीं लगता रंजीत जी कोई मतलब है। अगर बिहार और आप कैसी बात कर रहे हैं मनोज यादव भाई? अभी आपने श्रेय लिया कि भाई अखिलेश यादव ने यहाँ एक्सप्रेसवे बना दिया, आगरा लखनऊ, और उन्होंने पूर्वांचल की आधारशिला रख दी, और ये तमाम बातें आप उसका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन आप जब दूसरा एक्सप्रेसवे बिहार में बनने की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि उसमें आम जनता को क्या मिलेगा। तो अखिलेश यादव भी ये सोच के अगर करते तो एक्सप्रेसवे नहीं बनता यूपी। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हम अनावश्यक कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। हमारी सरकार थी, हमने उस पे कोई पैसा नहीं निर्धारित किया था, वो फ्री था। जब तक हमारी सरकार थी वो पूरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेके आगरा तक फ्री था, और हमारा जो मन था कि उस पे बहुत कम पैसा लेके, बहुत कम पैसा लेके। अच्छा, इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं भाई मनोज यादव? क्या वाकई आपकी सरकार उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लेने वाली थी? अगर ऐसा है तो नहीं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स क्यों लग रहा था फिर? आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी सरकार ने नहीं बनाया था इसलिए टोल टैक्स ले रहे थे। देखिए, कम से कम पैसे में अगर आप टोल टैक्स देंगे तो जनता को राहत मिलेगी, आम जनमानस भी उस पर चल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी ने 84 कोसी परिक्रमा की रोक लगा रखी है। 84 कोस जानते हैं कितने किलोमीटर होता है? 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर में अयोध्या कितनी बार आप घूमेंगे आपको पता है? आपको नहीं पता है। क्या 84 कोसी परिक्रमा आज चल रही है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बीजेपी के लोग जवाब दे दे इसको। क्या 84 अभी है रोहन गुप्ता हमारे साथ है, जवाब देंगे ना आपके सवालों का। पूछिए। 84 कोसी परिक्रमा लगभग 250 किलोमीटर की परिक्रमा, तो 250 यहां से लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर की दूरी पे अयोध्या है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अयोध्या को कितने चक्कर लगाओगे तो 84 कोसी परिक्रमा होगी। 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा अयोध्या में चलती है। ये जो झूठ षड्यंत्र बनाया था ना, इसीलिए अयोध्या हार गए। और आज के बजट पे इतना ही कहूंगा कि जो कुर्सी बचाओ बजट दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी कुर्सी बचाते रहिए। पूरे देश को आपने इग्नोर कर दिया, पूरे देश के राज्यों को इग्नोर कर दिया। सबसे ज्यादा सीटें अगर रंजीत जी किसी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी को दी तो उत्तर प्रदेश ने 33 सीटें। आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? क्या दिया भाई? अभी रोहन गुप्ता बताएंगे ना। रोहन गुप्ता को एक बार लाते हैं ना, इस बहस में शामिल करते हैं। रोहन गुप्ता, ये आरोप ये लग रहे हैं कि कुर्सी बचाने के चक्कर में सिर्फ बिहार और आंध्र का ध्यान रखा गया है, बाकी सारे राज्यों को दरकिनार कर दिया गया। और भी आरोप अभी लगा रहे थे मनोज यादव, जरा जवाब दीजिए इनको। देखिए रंजीत जी, विपक्ष को तय था कि इस बजट आने से पहले कि उनको रोना है। अब कौन से मुद्दे पे रोना है वो बजट आने के बाद अब तय हो गया। पहले
यही विपक्ष था, ये कहता था कि देखिए आंध्र और बिहार को है कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना मिलेगा, मजाक हो जाएगा। अब वही लोग कहते हैं कि नहीं उनको ज्यादा क्यों मिल गया। ये चीज समझनी पड़ेगी रंजीत जी कि अगर 11 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड होंगे तो वो पूरे देश में स्पेंड होंगे। अगर टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की, तो उसका पूरे देश को फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार की ओछी राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। इस बजट को रंजीत जी मैं देखूंगा 10 साल का जो सरकार का अनुभव था और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कहूंगा कि अनुशासन था, जिससे फिस्कल डेफिसिट भी कम हुई और जिसके कारण सेंसेक्स इतना बढ़ा। तो सेंटीमेंट की हम बात करें, अनुभव की बात करें और डिसिप्लिन की बात करें, तीनों के निचोड़ को यह सरकार आगे लेके गई और एक ऐसा बजट दिया कि उस बजट में हर आदमी के लिए कुछ है। मध्यम वर्ग के लिए है, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ का बजट है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, सबके लिए। अब रोना तय तो बोलते हैं कुर्सी बचाओ। अरे सरकार है, जनता ने अगर वोट दिया है और जनता के लिए काम करते हैं तो कुर्सी बचाओ हो गए। अगर जनता का काम अच्छा होता है मतलब आप मानते हैं कि बजट अच्छा है। अगर विपक्ष के पास आज कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसका मतलब ये मानते हैं कि बजट अच्छा है। अगर वो कहते हैं कि हमने जो वादे किए थे वो उसका जो है पालन भाजपा ने किया, इसका मतलब बजट अच्छा है। कई बार राजनीति में आपको सकारात्मक रह के अच्छी चीजें उसकी तारीफ करनी चाहिए, फिर ही जनता आप पे भरोसा करे। हाँ, चंद्रमोहन शर्मा भाई, अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि ये तो हमारे मैनिफेस्टो से इन्होंने कॉपी कर ली चीजें, और फिर दूसरी तरफ आप उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो अगर आपके मैनिफेस्टो से कॉपी की गई तो आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि चलो अच्छा है भाई, आपने अच्छी चीजें उठाई और इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो या तो आपका बजट, आपका जो मैनिफेस्टो था वो ठीक नहीं था, या फिर आप जो आलोचना कर रहे हैं ये गलत है। क्या मामला है चंद्रमोहन शर्मा? रंजीत जी, उसका मामला तो रोहन जी ने अपनी बातों से कर दिया कि अगर विपक्ष प्रश्न पूछता है तो वो कहते हैं कि विपक्ष का रोना नहीं, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का रोना। अरे बजट आप लाए हैं, प्रश्न विपक्ष खड़ा कर रहा है और रोने की बात आप कर रहे हैं और प्रश्न करते हैं विपक्ष के ऊपर। अरे अगर आपका बजट सही है, समृद्ध है और ठीक है, तो आप उसका तर्क दीजिए कि आपने शिक्षा पे क्या किया, आपने कृषि पे क्या किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया, आपने महंगाई पे क्या किया। लेकिन आपका तर्क क्या जाएगा कि विपक्ष आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कहेंगे रोने की बात करते हैं। बिल्कुल अनुभव की हीनता तो आप में है ही। अगर अनुभवहीनता ना होती और आपका 2014 से अब तक के बजट आने के अंदर 3 बार के वित्त मंत्री बजट दे रहे होते और उस बजट के अंदर युवाओं के रोजगार की बात ना होती, किसान के एमएसपी की बात ना होती, देश के अंदर महिला का जो गैस का सिलेंडर बढ़ गया उसकी बात ना होती, देश के अंदर जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गया उसकी बात ना होती। आपने लोलू लूप करते हुए एक झुंझुना उठाया और अपने मित्र मंडलियों को फायदा देने के लिए उनका डर किस बात का कि मेरी सत्ता ज्यादा नायडू की, मेरी सीटें ज्यादा, नीतीश ये ना कह दे ज्यादा, तो आपने उस लालच के अंदर उनको चंद्रमोहन शर्मा उस सवाल का जवाब को दे दीजिए। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारे मैनिफेस्टो से इन्होंने चीजें उठाई है। हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा था वो तो ये बता रहे हैं कि भाई यहां तक कि किस पेज पे हमने क्या लिखा था और सरकार ने क्या कॉपी कर लिया, यहां इतनी डिटेल में बता रहे हैं। तो भाई जब आपकी मैनिफेस्टो से चीजें अगर कॉपी की गई तो इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं।